हेलो बच्चों। तो हम लोग अपना अध्याय 6 जिसका नाम है वंशागति का आणविक सिद्धांत ये पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो इससे पहले की वीडियो में आपने देखा कि यह बात सिद्ध हो गई कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। और उससे भी पहले की अगर हम वीडियोस के बारे में बात करें तो उसमें आपने देखा कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, प्यूरिन पिरिमिडीन क्या है, वो सारी चीज़ आप पढ़ चुके होंगे। ठीक है। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है आरएनए। थोड़ा सा आरएनए के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। आरएनए का पूरा नाम होता है राइबो न्यूक्लिक अम्ल। इंग्लिश में कहते हैं इसे राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। तो ये है आरएनए का पूरा नाम। आरएनए के बारे में जो पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो है यह पहला आनुवंशिक पदार्थ है। क्या है आरएनए? आरएनए जो है वो पहला आनुवंशिक पदार्थ था। ठीक है। डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, लेकिन डीएनए से भी पहले अगर यह बात कंफर्म हुई कि आनुवंशिक पदार्थ कौन पहले था, किसे माना गया, डीएनए या आरएनए, तो आरएनए जो है वो इस दुनिया में सबसे पहले आनुवंशिक पदार्थ माना गया है, यानी कि डीएनए से भी पहले। आरएनए के बारे में एक चीज़ और आपको पता होनी चाहिए कि यह एक उत्प्रेरक यानी कि एंजाइम के रूप में भी कार्य करता है। ठीक है। उत्प्रेरक का मतलब क्या होता है? जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उन सभी को अच्छे से करने के लिए, तेजी से करने के लिए जो प्रेरणा देते हैं, ठीक है, वो है आरएनए, यानी कि एक तरीके के एंजाइम के रूप में भी कार्य करते हैं। उदाहरण मैं आपको हालांकि पहले बता चुकी हूँ, आप लिख भी चुके हो कि आरएनए के जो उदाहरण हैं कौन कौन से हैं। ये विषाणुओं में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? विषाणुओं में। जैसे कि HIV हो गया। ठीक है। ये आप सब पहले की वीडियो से नोट कर चुके होंगे। तो HIV हो गया, इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, और आपका TMV टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको यानी कि तंबाकू में जो रोग लगता है वो एक विषाणु की वजह से लगता है, टोबैको मोज़ेक वायरस। ठीक है। तो आपको अभी क्या पता चला? आरएनए का पूरा नाम पता चला। फिर आपने देखा कि आरएनए की जो खोज थी वो डीएनए से पहले हुई। ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये सबसे पहले खोजा गया एक आनुवंशिक पदार्थ है। अगली चीज़ जो आपको आरएनए के बारे में बतानी चाहिए कि ये एक उत्प्रेरक के रूप में भी कार्य करता है। उदाहरण जो है ये विषाणुओं में पाए जाते हैं, और भी बहुत सारे उदाहरण मैं आपको पहले लिखवा चुकी हूँ। ठीक है। अगली चीज़ जो आज का हमारी है वो है सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसे कहते हैं आणविक जीव विज्ञान की केंद्रीय हठधर्मिता। आणविक जीव विज्ञान की केंद्रीय हठधर्मिता। अब ये है क्या चीज़? ये क्या है? ये आणविक जीव विज्ञान के द्वारा पेश किया गया एक सिद्धांत है। ठीक है। जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसके अंतर्गत क्या चीज़ होती है बच्चों? इसके अंतर्गत आपको ये पता होना चाहिए कि डीएनए से हुआ mRNA का निर्माण और mRNA से हुआ फिर प्रोटीन का निर्माण। बस ये इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो कि किसके अंदर आ रही है?
आणविक जीव विज्ञान की केंद्रीय हठधर्मिता, इसी को ही कहते हैं। एक सिद्धांत है जिसके अंतर्गत ये बात समझाई गई है। क्या हुआ इसमें, इसका मीनिंग ये है, आपको पता है डीएनए, ये एम क्या चीज़ है बच्चों, आगे के चैप्टर में आप पढ़ोगे कि आरएनए के 3 प्रकार होते हैं, उनमें से जो एक होता है वो होता है ये एम। एम का मतलब होता है यहाँ पर मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर, संदेश देने वाला। तो डीएनए के द्वारा निर्माण हुआ किसका, एमआरएनए का, यानी कि डीएनए से तो बना एमआरएनए, फिर एमआरएनए से किस चीज़ का निर्माण हुआ, लास्ट में प्रोटीन का। इसे आप ऐसे समझो जैसे कि किसी मनुष्य की लंबाई कितनी होगी, उसके बाल का शेप क्या होगा, कलर क्या होगा, ठीक है, हमारी त्वचा का रंग क्या होगा, ये सारा कुछ डिसाइड, ये सारा कुछ निर्णय कौन लेता है, डीएनए। डीएनए के पास जितनी सूचना होगी उसी हिसाब से ये सारे काम होंगे, ठीक है, यानी कि डीएनए में जितनी सूचना है तो उस हिसाब से किसी का रंग होगा शरीर का, किसी के हाथ पैर की लंबाई होगी, तो ये सारी चीज़ किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, डीएनए के द्वारा। ये तो हो गया डीएनए के काम। डीएनए आपको पता है कहाँ पर है, केंद्रक में। कहाँ पर है ये, केंद्रक में। ये अपनी इस जो जितनी इसकी सूचना है ये उनको किसके पास भेज देता है, एमआरएनए के पास, यानी कि एक तरीके से डीएनए से अब किसका निर्माण हो गया, एमआरएनए का। ये भी है केंद्रक में। फिर केंद्रक से एमआरएनए जो है वो कहाँ पर जाता है, कोशिका द्रव्य में। किसमें जाता है, कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य को कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। और कोशिका द्रव्य में फिर किसका निर्माण हुआ, प्रोटीन का। किसका निर्माण हुआ, फिर प्रोटीन का निर्माण हुआ। तो डीएनए से तो निर्माण हुआ एमआरएनए का, और एमआरएनए से निर्माण हुआ प्रोटीन का। अब डीएनए से एमआरएनए बनने की जो प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं इंग्लिश में ट्रांसक्रिप्शन। मैं ऐसे लिख रही हूँ, यानी आप यहाँ पर लिखेंगे इस तीर के ऊपर, यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे जगह छोटी है तो मैं ऐसे यहाँ पे लिख रही हूँ। इसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, और हिंदी में कहते हैं इसे अनुलेखन। क्या कहते हैं इसे, अनुलेखन। एमआरएनए से फिर प्रोटीन का निर्माण होता है, इसे कहते हैं ट्रांसलेशन। अनुवादन। ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है ट्रांसलेशन, जिसे कहते हैं हिंदी में अनुवादन, ठीक है। तो डीएनए से जब एमआरएनए का निर्माण हो जाता है तो उस प्रक्रिया का क्या नाम होता है, ट्रांसक्रिप्शन, हिंदी में कहते हैं अनुलेखन। फिर एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण हो जाता है तो उसे कहते हैं ट्रांसलेशन, हिंदी में कहते हैं अनुवादन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ जो अभी मैंने बताई ये किसके अंदर आ रही है, सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, हिंदी में कहते हैं आणविक जीव विज्ञान की केंद्रीय हठधर्मिता, ये नाम दिया गया है, ठीक है बच्चों। तो समझ में आपको बात कि किस तरीके से हमारे शरीर का निर्माण होता है। मैं फिर से एक बार आपको समझा देती हूँ। डीएनए के पास जो सूचना है उस सूचना के द्वारा किस चीज़ का निर्माण हुआ, एमआरएनए का। अब एमआरएनए केंद्र में है, अब वो इन सूचनाओं को कहाँ पर ले जा रहा है, कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य में जाकर किसका निर्माण हुआ, प्रोटीन, और फिर प्रोटीन से हमारा शरीर बना। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं, ठीक है, हमारे हाथ पैर बाल, इन सब का निर्माण किसके द्वारा हुआ है, प्रोटीन का। तो हमारे अंदर जिस पोषक तत्व की मात्रा सबसे अधिक है वो कौन है, प्रोटीन, इसलिए प्रोटीन का निर्माण हुआ। तो इसी तरीके से हाथ बन जाता है, इसी तरीके से फिर पैर बन जाते हैं, बाल बन जाते हैं, और शरीर के बाकी अंग का निर्माण भी हो जाता है, किसके द्वारा, प्रोटीन के द्वारा। आई बात समझ में। तो फिर से बता दूं, डीएनए से एमआरएनए बनने को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, हिंदी में अनुलेखन। एमआरएनए से प्रोटीन निर्माण होने की प्रक्रिया को कहते हैं ट्रांसलेशन। जैसे आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन पढ़ते हो ना, इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन, तो वही वाला वर्ड है ये, ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन को हम हिंदी में कहते हैं अनुवादन। क्या कहते हैं, अनुवादन, ठीक है। तो यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो गई। ये तो हो गया डीएनए के द्वारा अंत में प्रोटीन का निर्माण होना, क्योंकि मैक्सिमम जीवों में जो आनुवांशिक पदार्थ डीएनए ही है, ठीक है। अब अगर हम विषाणुओं की बात करें
ठीक है, अगर हम जीवाणु भोजी की बात करें, ठीक है, तो उन सब के भीतर तो आरएनए है, उन सब के भीतर आरएनए है, तो उसके द्वारा प्रोटीन का निर्माण कैसे होगा ये देखते हैं। अब क्या हुआ, आरएनए से निर्माण हुआ इसका डीएनए का, उल्टा हो रहा है, डीएनए से फिर वही चीज़ होंगी, डीएनए से बन गया फिर एमआरएनए, और फिर एमआरएनए से लास्ट में आ गया आपका प्रोटीन, क्या चीज़ आ गई, प्रोटीन। तो इसे कहते हैं हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, उल्टा हो रहा है यहाँ पर कि आरएनए है, विषाणु की अगर हम बात करें, विषाणु, ठीक है, विषाणु में आरएनए है। अब भाई विषाणु है, उनके शरीर में भी तो प्रोटीन की आवश्यकता है, क्योंकि उनके पास डीएनए तो है नहीं, उनके पास आरएनए है, तो उनमें क्या होता है, उनमें आरएनए से किसका निर्माण हुआ, डीएनए का निर्माण हुआ, डीएनए से किसका निर्माण हुआ, एमआरएनए का निर्माण हुआ, फिर एमआरएनए से प्रोटीन, यानी कि ये वाली चीज़ तो आप पहले देख चुके हो, बस यहाँ पे क्या हुआ है, आरएनए पहले जुड़ गया है, यही बात तो हुई यहाँ पे। तो आरएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को हिंदी में कहते हैं प्रतिलोम अनुलेखन। प्रतिलोम अनुलेखन, क्या कहेंगे, प्रतिलोम अनुलेखन। और उस एंजाइम का नाम क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। आइए बात समझ में कुछ ध्यान से, यहाँ पे बच्चों देखेंगे कि हम बात कर रहे हैं विषाणुओं की, क्योंकि विषाणु में पाया जाता है आरएनए, तो फिर उनमें प्रोटीन का निर्माण कैसे हो रहा है, या कह सकते हैं कि उनके शरीर का निर्माण कैसे हो रहा है। तो इसमें क्या हुआ, आरएनए से डीएनए का निर्माण हुआ, आरएनए से डीएनए का निर्माण हुआ, कौन सी प्रक्रिया के द्वारा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा। ठीक है, ये प्रक्रिया का नाम है, आप ऐसे नहीं लिख देंगे कि क्या है, आप लोगों को इस तरह के ऊपर लिखनी है चीज़, मेरा ब्लैक बोर्ड थोड़ा छोटा है, ठीक है, आप इस यहाँ पे लिखेंगे इसे, जो चीज़ मैंने यहाँ लिख दी है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, हिंदी में कहते हैं प्रतिलोम अनुलेखन। और जिस एंजाइम की उपस्थिति में ये प्रक्रिया हो रही है, ये उस एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। एंजाइम की उपस्थिति में ये चीज़ होती है, यानी कि आरएनए से डीएनए बना, डीएनए से एमआरएनए बना, एमआरएनए से फिर प्रोटीन बना। किस एंजाइम की उपस्थिति में हो रहा है, ये वाला, यानी कि ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो हुआ आरएनए से डीएनए, ये इस एंजाइम की उपस्थिति में हुआ। ये चीज़ क्लियर हो गई आपकी। अब हम एक नियम के बारे में पढ़ेंगे, जिसे कहते हैं 4 ग्राफ का नियम। क्या कहते हैं उसे हम, 4 ग्राफ का नियम। आप लोगों को बच्चों पता होना चाहिए कि ये 4 ग्राफ का नियम क्या है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, इससे न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। 4 ग्राफ, ये एक वैज्ञानिक का नाम है जिनका पूरा नाम है एरविन 4 ग्राफ। क्या नाम है उनका पूरा, एरविन 4 ग्राफ। ठीक है, इस एरविन 4 ग्राफ वैज्ञानिक ने क्या किया था, इन्होंने डीएनए में उपस्थित नाइट्रोजन नाइट्रोजन क्षारकों का अध्ययन किया। क्या किया इन्होंने, एरविन 4 ग्राफ ने डीएनए में उपस्थित नाइट्रोजन क्षारकों का अध्ययन किया था, यानी कि ये पता लगाया था कि डीएनए में न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं, न्यूक्लियोटाइड आपको पता है नाइट्रोजन क्षारकों से बना है, ठीक है, उसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमीन, ये सारी चीज़ आती हैं। फिर न्यूक्लियोटाइड में और क्या चीज़ है, पेंटोज शर्करा है,
फॉस्फेट समूह है, ये सारी चीज़ आती है। तो एरविन चारग्राफ नामक वैज्ञानिक ने डीएनए में उपस्थित नाइट्रोजन क्षारकों का अध्ययन किया, या फिर कह सकते हैं नाइट्रोजन क्षारकों की मात्रा, अगर हम करेक्ट शब्द लिखें की मात्रा, नाइट्रोजन क्षारकों की मात्रा यानी कि संख्या कितनी है, उनका अध्ययन किया था। ठीक है, अब देखते हैं कैसे अध्ययन किया। उस अध्ययन के बाद उन्होंने क्या नियम दिया, क्या चीज़ पता लगी। उन्होंने ये पता लगाया कि डीएनए में प्यूरीन की मात्रा, डीएनए में प्यूरीन की मात्रा पिरिमिडीन डीएनए में प्यूरीन की मात्रा पिरिमिडीन की मात्रा के बराबर होती है, ठीक है। यानी उन्होंने अपने अध्ययन में पता लगाया कि जितने प्यूरीन होंगे उतने ही कुल पिरिमिडीन भी डीएनए में उपस्थित होंगे। आपको पता है प्यूरीन जो होते हैं कौन कौन से हैं, एडेनिन और ग्वानिन। अगर हम पिरिमिडीन की बात करें, तो इसमें हो गए आपके साइटोसिन और थायमिन, ये चीज़ आप जानते हैं। ठीक है, तो जो जो मेन पॉइंट्स हैं आपको एक तरीके के मैं शॉर्ट नोट्स देती जा रही हूँ, उन्हें बहुत अच्छे से आप कॉपी में नोट डाउन करेंगे। ठीक है, और बेटा मैं फिर से बता रही हूँ, सीरियसली पढ़ो इन सभी चीज़ों को, क्योंकि मैं कोई टॉपिक छोड़ नहीं रही हूँ। जितने भी टॉपिक्स हैं ऑलमोस्ट सभी कवर करने की मैं कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो एरविन चारग्राफ ने क्या किया, ये पता लगाया कि डीएनए में प्यूरीन की मात्रा पिरिमिडीन की मात्रा के बराबर होती है। आप जानती हैं प्यूरीन कि कौन कौन से हैं, एडेनिन, ये मैंने प्रतीक लिख दिया है यहाँ पे, आप चाहें तो पूरा नाम भी लिखेंगे, एडेनिन। ठीक है, ये हो गया ग्वानिन, ये साइटोसिन और ये थायमिन। ठीक है, आप जानते हैं कि जो एडेनिन है वो थायमिन के साथ जोड़ा बनाता है अपना। ठीक है, ऐसे अगर मैं बताऊँ आपको, साइटोसिन जो है वो ग्वानिन के साथ, अपना जोड़ा बनाता है। ये क्या चीज़ बनाई मैंने, ये हाइड्रोजन बंध है, पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ मैंने क्या बनाई है, ये बनाया है मैंने हाइड्रोजन बंध। ये चीज़ आप पहले पढ़ चुके हैं जब आपने वॉटसन और क्रिक का मॉडल पढ़ा था। ठीक है, तो एडेनिन जो है वो थायमिन के साथ पेयर बनाता है, साइटोसिन जो है वो ग्वानिन के साथ पेयर बनाता है। एडेनिन और थायमिन के बीच में कितने बॉन्ड हैं, यानी कि बंध है, 2 हाइड्रोजन बंध हैं। साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बंध है। यानी कि एक तरीके से एरविन चारग्राफ का अध्ययन चल रहा है। आगे देखते हैं क्या किया, क्या उन्होंने अध्ययन में अपना निष्कर्ष निकाला। उन्होंने ये पता लगाया ए की जो मात्रा है वो किसकी मात्रा के बराबर होगा, 3 की मात्रा बराबर होगी। ए के बिना टी नहीं है और टी के बिना ए नहीं है। क्यों, क्योंकि ये दोनों जोड़े में रहते हैं। डीएनए की अगर हम बात करें, देखो मैंने यहाँ पर ये डीएनए बना दिया इस तरीके से। ठीक है, और आपको पता है इस तरीके से नाइट्रोजन क्षार बीच में है। ये आपके क्या हो गए, लज्जुक हो गए, जो कि बने हुए हैं किस चीज़ के, पेंटोज शर्करा और फॉस्फेट ग्रुप के। तो जो एडेनिन होता है वो किसके साथ जुड़ के रहता है, थायमिन के साथ। ऐसे साइटोसिन जो है वो जुड़ के रहता है ग्वानिन के साथ। कितने कितने हाइड्रोजन बंध के द्वारा, आपको पहले नोट कर चुके हो। तो इसका मतलब क्या, जितना डीएनए में एडेनिन होगा उतना ही थायमिन होगा, क्योंकि ये अकेले अकेले नहीं है, अकेले इनका कोई अस्तित्व नहीं है। या कह सकते हैं जितना थायमिन होगा उतना ही एडेनिन होगा। मान लो अगर हम बात करें इस डीएनए में कि इस डीएनए में टोटल जो एडेनिन की संख्या है वो है 50। ठीक है, तो इसका मतलब साफ है कि उतने ही थायमिन भी है, यानी कि 50 ही थायमिन भी इसमें होंगे ज़रूर। अगली बात समझ लें, यही वाली बात है साइटोसिन के साथ। साइटोसिन की जितनी मात्रा होगी उतनी ही
ग्वानिन की भी मात्रा है, क्योंकि ये जोड़े में रहते हैं। साइटोसिन अगर है डीएनए में, इसका मतलब वहाँ पे ग्वानिन ज़रूर होगा, या फिर अगर ए है तो वहाँ पे टी ज़रूर होगा, या इसका उल्टा, टी है तो ए होगा, जी है तो सी होगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई, ये उन्होंने अपने अध्ययन में पता लगाया। तो अब क्या फॉर्मूला निकल के आया, ए प्लस जी इज इक्वल टू सी प्लस टी, या कह सकते हैं प्यूरिन जो है वो बराबर किसके हैं, पिरिमिडीन के। ये आपके प्यूरिन हो गई। एडिनिन और ग्वानिन की जो मात्रा है वो पिरिमिडीन की मात्रा के बराबर है, ए प्लस जी बराबर सी प्लस डी। ये चीज़ निकल के आई इनके निष्कर्ष में। एक चीज़ और निकल के आई कि ए प्लस जी, अगर लिखिए ए प्लस जी बटा सी प्लस ई, तो वो कितना होता है 1 अनुपात। अगर हम प्यूरिन, ये बटा है ये क्या है, एक लाइन है, मतलब प्यूरिन बटा पिरामिडीन बराबर 1। तो ये आपको 2 सूत्र याद रखने हैं इसमें। आ गई बात समझ में। अब और अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी जब मैं आपको एक न्यूमेरिकल हल करके दिखाऊंगी। ठीक है, अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। उदाहरण लेते हैं, मान लो टोटल क्वेश्चन लेते हैं कि पूरे डीएनए में कुल 16,000 न्यूक्लियोटाइड हैं। पूरे डीएनए में कुल 16,000 न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड यानी कि सभी कुछ इसमें, मतलब प्यूरिन, पिरिमिडीन, सारी चीज़ें टोटल कितनी हैं, 16,000 हैं इसमें। और साथ में आपको दे रखी है साइटोसिन, कुल 6,000 है। साइटोसिन कुल 6,000 है। तो क्या पता लगाना है आपको, एडेनिन थाइमिन तथा ग्वानिन की मात्रा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये एक आपका क्वेश्चन है। समझिए कि पूरे डीएनए में कुल जो न्यूक्लियोटाइड है वो कितने हैं, 16,000 हैं। साइटोसिन की संख्या आपको दे रखी है उसमें, वो कितनी है, 6,000 है, 6,000 है। तो आपको क्या क्या निकालना है, आपको बताना है एडेनिन कितना है, थाइमिन कितना है, ग्वानिन कितना है। ये 3 चीज़ का आपको पता लगाना है। तो क्वेश्चन आप नोट कर चुके होंगे। देखते हैं इसका उत्तर कैसे होगा। उत्तर इसका ऐसे है, उत्तर अगर हम निकालें इसका कि हमें क्या क्या चीज़ पता है। हमें ये पता है कि साइटोसिन कितने हैं, साइटोसिन है कुल यहाँ पर 6,000। ठीक है, हमें क्या क्या चीज़ निकालनी है, हमें एडेनिन पता करना है, हमें थाइमिन पता करना है, और हमें ग्वानिन भी पता करना है। ये 3 चीज़ पता करनी है। ग्वानिन तो हमें सिंपली पता चल जाएगा, कहाँ से, क्योंकि मैंने आपको बताया था सी जो है डीएनए में वो अकेला नहीं रह सकता, वो अपने जोड़ीदार के साथ रहता है। यानी कि जितने साइटोसिन हैं उतने ही ग्वानिन भी होंगे। मान लो अगर साइटोसिन है कुल 6,000, तो इससे हमें क्या पता चला, ग्वानिन भी कुल कितने हो गए, 6,000 हो गए। कितने हो गए, तो एक आंसर तो आपका ये आ गया। ग्वानिन आपको पता चल गया कि ग्वानिन कितना है, 6,000। क्योंकि साइटोसिन और ग्वानिन जो है ये बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं, जोड़े में रहते हैं। ये 6,000 तो ग्वानिन भी 6,000 हो गया। ठीक है, अब देखते हैं कुल, इनका कुल कितना हो गया। इन्हें अगर हम जोड़े तो ये हो गया आपका 12,000। कितना हो गया, 12,000।
ये हमने टोटल निकाल दिए कि भाई साइटोसिन और ग्वानिन जो है ये कुल हो गए 12,000। तो अब क्या करेंगे, टोटल देखते हैं हमारे पास टोटल न्यूक्लियोटाइड कितने हैं। कुल न्यूक्लियोटाइड जो है हमारे पास कुल न्यूक्लियोटाइड जो है हमारे पास वो है 16,000। कुल न्यूक्लियोटाइड जो है वो है 16,000। ठीक है। तो अब 16,000 में से हमने 12,000 जो है वो घटा दिए। क्या किए, 12,000 घटा दिए। तो शेष कितने रह गए हमारे पास न्यूक्लियोटाइड, वो हमारे पास रह गए 4,000। कितने रह गए, 4,000। यानी कि इसका मतलब क्या है, ये 4,000 जो बाकी हैं ये हमारे क्या होंगे, एडेनिन और थाइमिन है। क्या है ये, एडेनिन और थाइमिन। और इसलिए हम इसे आधा आधा कर देंगे, यानी कि 4,000 का आधा 2,000 तो हो गए आपकी एडेनिन, 2,000 तो हो गए आपके एडेनिन और 2,000 ही हो गए आपके थाइमिन। 2,000 ही हो गए आपके थाइमिन। आगे बात समझ में, सारे फॉर्मूले आप देखने, मैंने आपको भी क्या चीज़ लिखवाई थी उनमें कि जितने एडेनिन होंगे उतने ही थाइमिन होते हैं, जितने साइटोसिन होंगे उतने ही ग्वानिन होते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि ये एक डीएनए में कितने कुल साइटोसिन है, कितने टोटल आपके एडेनिन है, कितने थाइमिन है और कितने ग्वानिन है। यानी कि सारे नाइट्रोजन क्षारकों का आप पता लगा सकते हैं। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, एक आपको होमवर्क का एक क्वेश्चन दे रही हूँ, वो आप मुझे पता लगाएंगे पूरे डीएनए में कुल न्यूक्लियोटाइड की संख्या, कुल न्यूक्लियोटाइड की संख्या 1000 है। कितनी है, 1000 है। इनमें से 200 एडेनिन है, कुल थाइमिन, ग्वानिन तथा साइटोसिन की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ अभी ये एक ही क्वेश्चन, और भी क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर, पर वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है।